Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. अब टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इयर्स ऑफ डिप्रेशन. हमें पता है जर्मनी को बेल आउट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक हैंड एक्सटेंड करा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी के ऊपर ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन पाउंड्स का एक कंपनसेशन फोर्स कर दिया गया था. अब होता क्या है, जर्मनी ने नोट छापने शुरू करे. अरे इन्फ्लेशन बढ़ गया. ये सोचा था कि नोट ज़्यादा छापेंगे तो लोन जल्दी पे ऑफ कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. कमिंग टू द टॉपिक, प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए प्लीज प्लेलिस्ट चेक करना. 1924 से 28 के बीच में जब अमेरिका ने जर्मनी को एक लेंडिंग हैंड एक्सटेंड करा था, तो देयर वाज सम स्टेबिलिटी. दीज इयर्स एक्चुअली सॉ सम स्टेबिलिटी. लेकिन ये जो स्टेबिलिटी थी, इट हैड नो फाउंडेशन. उसकी नींव बहुत कच्ची थी. जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज जो भी थी, वो उसकी जो रिकवरी होना थी ना, वो शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह के ऊपर थी. अब लोन क्या होता है दोस्तों? लोन एक ऐसी चीज होती है जिसको आपको रीपे करना पड़ता है विथ एडेड इंटरेस्ट. और ये ज्यादातर लोन आ रहे थे कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. प्रॉब्लम यहीं शुरू हो गई थी. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लेड अ वाइटल रोल. ये 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश हुआ था. अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया. अमेरिका ने फटाफट अपना सपोर्ट जो था वो विड्रॉ कर लिया जर्मनी से. जर्मन इंडस्ट्रियल रीडेवलपमेंट किस चीज पे टिका था? फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद ही अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेता है, तो ये जो रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कहां तक टिके रहेंगे? जर्मनी वंस अगेन फेल इनटू डिस्पेयर. लोगों ने, यूएसए में क्या हुआ था, लोगों ने कोशिश करी थी कि भैया हमारे अब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो स्टॉक्स हम लोग बेचें, जल्दी से जल्दी स्टॉक्स बेचें इन ऑर्डर टू अवॉइड डेफिनेटिव लॉसेस. दे वेंट अहेड. उस लॉस से बचने के लिए उन लोगों ने स्टॉक्स बेचना शुरू करे. 24 अक्टूबर का दिन है 1929 में. एक सिंगल दिन में 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए थे. नाउ दिस इज अ फिनोमिनल नंबर इन द मैटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लाइक ट्रांजैक्शंस. ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. लेकिन यूरोप और अमेरिकाज में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से पूरी स्टडीज की गई है दोस्तों. एक इतना बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल आया था कि अच्छी इकोनॉमीज फेस नहीं कर पा रही थी उस चीज को. 3 साल, अगले 3 साल 1929 से लेके 32 तक यूएसए की नेशनल इनकम हाफ हो गई. फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, फार्मर्स बहुत बुरे तरीके से इफेक्टिव हुए थे. एंड जो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना, जो लोग एंजल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल लिया. अब मार्केट में कोई पैसा नहीं बचा था, बिकॉज पीपल न्यू दैट देयर इज अ फॉर श्योर लॉस फॉरसीन इन फ्यूचर. तो भैया अपना पैसा जितने जल्दी हो सके सेव कर लो. मार्केट से पैसा निकाल लिया. अब ये इफेक्ट हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोगों ने मार्केट से अपना शेयर, अपने पैसे निकाल लिए. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड बीन एन इकोनॉमिक सपोर्ट टू न्यूमरस कंट्रीज. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो डिप्रेशन फेस किया गया, उसका इफेक्ट उन दूसरे देशों में भी हुआ. दिस वॉज द चेंज दैट वॉज टेकिंग प्लेस.
जर्मन इकोनॉमी इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण सबसे ज्यादा हिट हुई, क्योंकि जर्मन इकोनॉमी पूरे तरीके से रिबिल्ड हो रही थी अमेरिका के रहमो करम पे, एंड नाउ थिंग्स आर लिटरली गोइंग अहेड। 1932 आते आते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% पे आके टिक गया था। 1929 पे जो लेवल इन्होंने अचीव करा था, जब अमेरिका ने जब सडनली फर्स्ट टाइम वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का डाउनफॉल फील करा, उसी के 3 साल के बाद में जर्मन का फैक्ट्री प्रोडक्शन लेवल 40% हो गया। थिंग्स वेंट रियली बैड, वर्कर्स की जॉब्स चली गई, और जहां उनकी जॉब थी वहां पे उनकी वेजेस कम कर दी। इतना है, इतने में काम कर सकते हो तो कर लो। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर था जर्मनी में, ये इतना बुरा हिट करता है दोस्तों कि अगर मैं नंबर बताऊं तो यू विल बी फ्लैबरगैस्टेड। 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल वर फाउंड ड्यूरिंग दिस एरा इन जर्मनी। स्ट्रीट्स पे आप जर्मनी के वर्किंग कैपेसिटी वाले लोगों को, मेन को, गले में प्लकार्ड्स डाले हुए देख सकते थे। They literally used to say willing to do any work. ये प्लकार्ड्स गले में लगा के वो लोग तख्तियां लगा के बैठे रहते थे काम की तलाश में। This was something that was very much unprecedented by Germans. लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर लाइनें लगा के खड़े रहते थे। जैसे जैसे नौकरियां चली गई, काम नहीं बचा, यूथ started conducting other kind of activities, criminal activities and all stuff. That wasn't acceptable. Economic crisis से लोगों के दिलो दिमाग में भी एक डर आना शुरू हो गया। मिडिल क्लास स्पेशली, जो कहते हैं ना मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास होता है that cannot afford to lose its stature, or it has to work very hard to increase its stature. मिडिल क्लास सबसे ज्यादा वनरेबल और सबसे ज्यादा डरा हुआ इस वक्त था। मदर स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स। दे स्टार्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ एंग्विश कि हम हमारे बच्चों को क्या फ्यूचर देने वाले हैं। करेंसी सेविंग्स लोगों की धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई थी। सेविंग्स लोग खत्म कर रहे थे अपनी। सेविंग्स किस लिए की जाती है? फॉर बैड टाइम्स। अब यहां पे करेंसी, जब सेविंग्स भी खत्म हो गई तो क्या बचेगा? बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर्स, हर कोई सफर कर रहा था। एवरीबडी वाज सफरिंग द सेम थिंग। बिजनेसेस बर्बाद हो रहे थे। अब एक फियर आ गया था लोगों के अंदर। ये जो मिडिल क्लास, स्मॉल बिजनेसमैन, वर्किंग क्लास वाले लोग थे, दे स्टार्टेड टू हैव अ फीलिंग ऑफ प्रोलिटेरियनिजेशन। प्रोलिटेरियनाइजेशन एक ऐसा टर्म है दैट एक्चुअली इंड्यूसेस अ फियर ऑफ लॉस इन योर क्लास, इन योर कल्चर, इन योर स्ट्रेचर। इसका मतलब यह हुआ, इंसान अभी जिस स्टेटस से जी रहा है, सडनली उसको अपने स्टेटस लॉस का डर हावी हो जाता है। He starts to live a life of anxiety. वर्किंग क्लास को यह डर था अब हम कमाएंगे खाएंगे क्या, और एक और डर था कि अब हम अनएम्प्लॉयड नहीं रह जाएं। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो थे, मतलब जो ग्रुप में थे, ओनली दे कुड गो अहेड एंड मैनेज टू कीप द हेड्स अबव द वाटर। कहने का मतलब है कि वो लोग थोड़ा बहुत अपना इनकम निकाल रहे थे, लेकिन वहां पे भी ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ना उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई। वो लोग अपने हकों के लिए उतने हद तक लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी जगह काम करने के लिए 100 लोग और खड़े थे। तो इफ दे गो अहेड एंड कंडक्ट स्ट्राइक्स, देयर आर अदर पीपल रेडी टू वर्क। वहां पे भी प्रॉब्लम आ गई थी। बिजनेस, बड़े बिजनेस तो क्राइसिस में चल रहे थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि पेजेंट्री एग्रीकल्चरल आउटपुट्स दे नहीं पा रही थी। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए थे। गरीब किसान कहां से चीजें खरीदेगा? विमेन इतने डिस्पेयर में चली गई थी, हमारे बच्चों को खाने को खाना नहीं है। वीमर रिपब्लिक
पूरे तरीके से ब्रेकअप के पॉइंट पे आ गया था। अच्छा, दूसरी चीज ये है दैट पॉलिटिकली भी वीमार रिपब्लिक कोई इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इट रियली हैड सम वीक पॉइंट्स इन देम। जो डिफेक्ट्स थे ना, इस कारण से प्रोबेबली वीमार रिपब्लिक में डिक्टेटरशिप का रास्ता खुल गया था। हिटलर क्यों इतने अच्छे से जर्मनी को ऑर्गेनाइज करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पुश कर पाया? क्योंकि वीमार रिपब्लिक की जो नींव डली थी, जो पॉलिटिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बने थे वहां पर, इट कंसिस्टेड अ सिंगल सोसाइटी मेंबर। जो मेंबर्स थे वो एक किसी सिंगल सोसाइटी से निकल के आते थे। एक प्रो नेशन वाली थिंकिंग नहीं थी उसके अंदर। पीपल एक्चुअली वर बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक कल्ट। जो कम्युनिस्ट थे उनको बहुत गलत समझा जा रहा था। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मिल ही नहीं पा रहे थे। वो चीज यहां पे भी चल रही थी। एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन था ना गवर्नमेंट में, वो प्रोपोर्शनल था। एक किसी खास सेक्ट के लोग ही गवर्नमेंट में थे। ये बहुत प्रॉब्लम हो गया था कि एक मेजॉरिटी नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो लोग अगर कुछ ऑर्डर देते तो भैया पब्लिक उनको रिप्रेस कर देती थी। और एक दूसरा रीजन था, दैट वाज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आर्टिकल 48 पावर देता था प्रेसिडेंट को कि वो कभी भी सिविल राइट्स को सस्पेंड करके इमरजेंसी लगा देंगे। अब इस आर्टिकल 48 के कारण होता यह है कि जर्मनी में उस वक्त वीमार रिपब्लिक था, 239 days, first 239 days of forming of Weimar Republic, very important, please listen to it. जर्मनी में वीमार रिपब्लिक इस्टेब्लिश होने के पहले 239 डेज में 20 बार कैबिनेट रीशफल हुआ है। कैन यू जस्ट इमेजिन? प्रेसिडेंट को जो जम रहा है वो पर्सन उसके कैबिनेट में रहेगा, जो नहीं जम रहा है चलो कैबिनेट रीशफल होता है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं चलो कैबिनेट रीशफल होता है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो महीने में 2 बार आपकी गवर्नमेंट बदल रही है, आपके मंत्री बदल रहे हैं। भाई कौन आके टिक रहा है, कौन काम कर रहा है, क्या पॉलिसीज इंड्यूस हो रही है? नथिंग हैज टू बी डन। ये एक दूसरा रीजन था कि पॉलिटिकली भी जर्मनी वीमार रिपब्लिक बहुत अनस्टेबल हुआ करता था। अब तबीयत से आर्टिकल 48 यूज किया जा रहा था वहां पे। क्राइसिस मैनेज हो नहीं रहा था। लोगों को जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बनाया गया था ना, उससे भरोसा उठ गया, उस पे अब यकीन नहीं रहा that this system isn't working and there is no solution now. So people really went ahead and found themselves in a chaotic situation. जाहिर सी बात है फिर किसी एक की तरफ तो देखेंगे जो एक सपना दिखाएगा कि अब I'll take you out of the regime, I'll take you out of this despair. So I hope now the topic is clear to you. फिर भी अगर कोई doubts हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। This is Kevin sir signing off. Thank you very much. Take care. Bye bye.